आज हम अकबर की साम्राज्यवादी नीति पर परिचर्चा करेंगे। अकबर ने प्रारंभिक सुधार तो किए ही थे। कल आपने देखा कि उसने जजिया कर ख़त्म किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त की, युद्धबंदियों को जो दास बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था, वो प्रथा इसने ख़त्म की। जब हम इसकी साम्राज्यवादी नीति पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो जब उसने बैराम खां को निकालकर बाहर किया, करीब उसके 2 वर्ष तक 1560 से लेके 1562 ईस्वी तक मुख्य रूप से जो सत्ता हाथ में रही वो रही उसकी धाय महाम अनगा के हाथ में, और वही एक तरह से शासन प्रबंध चलाती रही। अकबर ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और बल्कि उसने खुली छूट दे रखी थी राजकाज को चलाने के लिए महाम अनगा को। लेकिन ये जो 2 वर्ष का काल था उसमें उसने उत्तर भारत को विजय करने और सही अर्थों में अपने आप को शहंशाह बनाने की जो महत्वाकांक्षा थी उसकी उसने योजना तैयार की। उसकी साम्राज्यवादी नीति जो उसके राज्यकाल के उत्तरार्ध में रही, वही नीति थी जिसने एक तरह से उसकी महत्वाकांक्षा को, उसकी साम्राज्यवादी नीति को बीज के रूप में बोया। अबुल फजल के अनुसार अकबर की जो विजय नीति थी उसका उद्देश्य जो था वो स्थानीय शासकों के निरंकुश शासन से जो पीड़ित प्रजा थी उसके एक तरह से उसको सुरक्षा प्रदान करना और उनके लिए शांति और सुख देना। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम अकबर के आरंभिक विजयों पर चर्चा करें या देखें, विचार करें, तो हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसके आरंभिक दिनों में जितनी भी विजय रही उन विजयों के पीछे साम्राज्य विस्तार की भावना, महत्वाकांक्षा की पूर्ति, धन संपत्ति प्राप्त करना, ये अभिलाषा हमें ज़्यादा लगती है। अकबर जो है उसने खुद ने एक बार कहा था कि एक राजा को विजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहता था कि फौज को सदैव युद्धों में व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि युद्धाभ्यास के अभाव में सैनिक जो हैं वो विलासी और प्रमादी हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अकबर जो है एक तरह से प्रौढ़ या वयस्क होता गया और उम्र को पार करता गया, वैसे वैसे उसकी साम्राज्य नीति की भावना को अगर हम देखें तो उसमें हमें परिवर्तन लगता है और वो साम्राज्यवादी नीति की उसकी जो भावना रही, कहीं ना कहीं उसमें मित्रता रही। उसका ये प्रयास रहा कि संपूर्ण देश जो है वो राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र में बंधे और प्रजाजन जो है उसको सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा मिले। अकबर उत्तर भारत के अधिकांश भागों का स्वामी ही नहीं बना, अपितु उसका साम्राज्य जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में भी फैला। अब अकबर ने कौन कौन सी विजय स्थापित की, तो सबसे पहली जो उसकी विजय है वो है मालवा विजय। देखिए, बैराम खां का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद मालवा विजय उसे प्राप्त होती है और इसका जो कार्यकाल था वो था 1561 ईस्वी। यहाँ का जो शासक था मालवा का, उसका नाम था बाज बहादुर। उसके पिता जो सुजात खां थे वो शेरशाह के यहाँ गवर्नर रहे थे और बाज बहादुर जो था वो एक तरह से विलासी था और कहा जाता है कि वो संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि लेता था, पार्टियों में बहुत ज़्यादा रुचि लेता था, कुल मिला के प्रमादी और विलासी था। उसने अपने समय में अपने प्रांत का शासन प्रबंध
अच्छी तरीके से नहीं देखा। और जब कोई राजा अपनी शासन प्रणाली में, अपने शासन में, अपने राज्य में ध्यान नहीं देता तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और महामनगा का जो बेटा था आदम खां, उसने मालवा पर, उसकी राजधानी सारंगपुर जो थी उस पर चढ़ाई करने के लिए एक सेना का गठन किया और सेना एक तरह से तैयार हुई मालवा पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन बाज बहादुर जो था, और अकबर ने इस आक्रमण करने के लिए अनुमति मिल गई थी, क्योंकि उस समय आप देखिए, मैंने आपको बताया कि महामनगा जो है वही शासन चला रही थी। उन्होंने उसे अनुमति दे दी थी मालवा को जीतने के लिए, मालवा पे आक्रमण करने की या उस पर विजय प्राप्त करने की। इधर बाज बहादुर जो था उसने कोई ध्यान नहीं दिया और बिना किसी तैयारी के, और इस बिना किसी तैयारी में ये भी सम्मिलित था कि उसके सैनिक जो हैं वो भी उससे संतुष्ट नहीं थे। और 29 मार्च 1561 को वो आदम खां से जा भिड़ा। युद्ध में वो बुरी तरह पराजित होता है, उसकी संपूर्ण संपत्ति जो है वो ले ली जाती है। कहा जाता है कि उसकी एक प्रेमिका थी, प्रेयसी थी, जिसका नाम रूपमती था, वो भी विजेताओं के हाथ में आ जाती है। लेकिन रूपमती जो है वो विष खाकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। जब आदम खां ने मालवा विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद मालव प्रदेश पर, मालव प्रदेश की प्रजा पर आदम खां और पीर मोहम्मद ने खुलकर अत्याचार किए और उन्होंने बहुत सारा सामान जो है अकबर को खुश करने के लिए अकबर के पास भी भेजा। लेकिन जब अकबर को ये पता पड़ा कि जनता पर अत्याचार हुए हैं, तो 27 अप्रैल को आदम खां को सजा देने के लिए खुद अकबर मालवा की तरफ चले और 23 मई को वो सारंगपुर पहुंच गए। हालांकि आदम खां ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। महामनगा जो है वो भी वहाँ आ जाती है और वो अकबर पर इस बात के लिए दबाव डालती है कि वो उसके बेटे को क्षमा कर दें। लेकिन अकबर जो है वो प्रारंभ में बहुत गुस्से में रहता है, लेकिन अकबर लास्ट में सारंगपुर का गवर्नर आदम खां को बनाकर आगरा लौट आता है। लेकिन अकबर की जो सहन शक्ति थी वो एक तरह से कहीं ना कहीं उसे इस बात के लिए वह दुखी हो रहा था कि उसकी जनता पर अत्याचार हुआ है। लेकिन वो क्योंकि महामनगा जो है वही शासन चला रही थी, उनका भी सम्मान करता था, उसे एक तरह से ये समझौता करना पड़ा और वो वापस आ गया। इस तरह से ये उसकी मालवा विजय होती है। की तो आदम खां ने, लेकिन किसका आधिपत्य हुआ? अकबर का। अब उसकी अगली विजय आती है जौनपुर की विजय। जौनपुर में देखिए विद्रोह होता है और ये विद्रोह भी 1561 ईस्वी में होता है। जौनपुर का जो क्षेत्र था वो अकबर का जो राज्य था उसका सुदूर पूर्वी भाग था और यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह सूर का जो बेटा शेर खां था, उसने कहा जाता है 20,000 घुड़सवारों, 60,000 पैदल और 500 हाथियों की एक फौज एकत्रित करके जौनपुर पर आक्रमण कर दिया था। वहाँ के लोग जो हैं उनमें आतंकी फैला। वहाँ का जो गवर्नर था जान जमा, जो कि अली कुली खां के नाम से
व्याख्यातित था, उसने आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया और शाही जो थी सेना, उसका एक तरह से उसको मदद भी मिली। शत्रु सेना की संख्या अधिक थी, लेकिन फिर भी वो पराजित हुए और ये विद्रोह जो है वो शांत कर दिया गया। इस विजय के पश्चात खानजमा जो था उसने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो भी आदम खां की तरह जो एक तरह से विजय का जो परिणाम था उसको खुद लेना चाहता था कि मेरी वजह से विजय प्राप्त हुई, इसलिए जितना भी सामान मिला था उसे खुद रखना चाहता था और बहुत थोड़ा सा भाग लेकर उसने अकबर के पास भेजा था। और इस बात को लेकर अकबर ने उसे सजा देना का निश्चय किया और वो जौनपुर की ओर चला। खानजमा और उसका भाई बहादुर जो थे उन्होंने अकबर से क्षमा मांगी। सारे जो जितनी भी सामग्री जीती थी वो अकबर के सामने रख दी और अकबर ने फिर स्वाभाविक उदारता दिखाते हुए खानजमा को क्षमा कर दिया और उसे पुनः जौनपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और 1561 ईस्वी में बादशाह ने आसफ खां को लेकर चुनारगढ़ पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। और पूरब से जो आक्रमण होने वाले थे उनमें मुगल साम्राज्य जो है उसके लिए चुनारगढ़ का जो किला था वो एक ढाल बना, दीवार बना। और उस समय में चुनार दुर्ग जो था उसकी सामरिक महत्ता बहुत ज़्यादा थी, जो कि अकबर ने जीत लिया 1561 में। ये दो विजय जो हैं 1561 में रही अकबर की। उसके बाद अकबर जो है उसका ध्यान जाता है राजपूताना की तरफ। 1562 ईस्वी में आदम खां जो है वो अत्याचारी था, उसे मालवा से बुला लिया गया था। उसके स्थान पर पीर मोहम्मद को गवर्नर बनाकर भेज दिया गया था। और इसके बाद अकबर ने 1562 ईस्वी में अजमेर की जो शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर जाने का विचार किया और यात्रा की। रास्ते में उनकी जो भेंट होती है वो जयपुर के राजा भारमल से होती है। और जयपुर का राजा भारमल जो है वो पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और न केवल अधीनता स्वीकार की अपितु उन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो है वो भी मुगल सम्राट के साथ करना स्वीकार कर लिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो सांभर नामक स्थान पर उनका विवाह हुआ। इसी राजपूत राजकुमारी से आगे जहांगीर का जन्म होता है। और अकबर की जो नीति आप देखोगे, राजपूत नीति, धार्मिक नीति, उस पर इन राजकुमारी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस विवाह द्वारा दिल्ली और जयपुर राजघराना जो थे उनमें मैत्री संबंध स्थापित हुए। और मैत्री संबंध स्थापित ही नहीं हुए अपितु वे दृढ़ भी हुए। अकबर ने राजा भारमल के जो गोद लिए हुए पुत्र थे भगवान दास और उनके पोते मान सिंह को अपने यहाँ उच्च पदों पर नियुक्त किया और हमेशा उनके साथ आदर सम्मान जनक व्यवहार किया। ये उनकी जयपुर की अधीनता है एक तरह से। और जयपुर ने जो अधीनता स्वीकार की थी वो अकबर का प्रभाव देखते हुए ही की थी। अब आती है मेरठ पर अधिकार। यहाँ पर
एक प्रमुख पदाधिकारी सरफुद्दीन था, जिसकी जागीर अजमेर के निकट थी। उसे मेवाड़ में मेरठा के दुर्ग को जीतने के लिए भेजा गया। इस दुर्ग पर जयमल का अधिकार था और जयमल वही है जो आगे चलकर चित्तौड़ की रक्षा करता है। और जयमल जो है वो मेवाड़ के राजा उदय सिंह के अधीनस्थ था। घेरा डाला जाता है। घेरा डालने के कुछ समय पश्चात ही मेरठा दुर्ग जो है वो जीत लिया जाता है और दुर्ग जो है इस शर्त पर छोड़ने देने का एक तरह से वचन दिया जाता है कि दुर्ग में एकत्रित किया गया गोला बारूद और अन्य सामान जो है वो सौंप दिया जाए। लेकिन राजपूत ये शर्त नहीं मानते और देवदास के नेतृत्व में कुछ राजपूत जो हैं वो शत्रुओं से लोहा लेते हैं। सैन्य भंडार में आग लगा दी जाती है। फिर लड़ाई होती है, मुगलों पर आक्रमण कर दिया जाता है, लेकिन वीरता के बावजूद राजपूत हार जाते हैं और मेरठा जो है वो मुगलों के हाथ में आ जाता है। ये जो विजय हुई थी वो हुई थी इनकी 1562 में। अब 1562 ईस्वी में ही मालवा जो है उसमें पुनः विद्रोह होता है। वहाँ के जो गवर्नर थे मुल्ला पीर मोहम्मद, वो वहाँ के जो प्रजा थी जिसमें बच्चे बड़े स्त्री पुरुष सभी पर उनके बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। जब बाज बहादुर हार जाता है 1561 में, तो मालवा से भागकर खानदेश चला जाता है और खानदेश में जाकर वो संधि करता है कि वो उन पर आक्रमण में, पीर मोहम्मद पर आक्रमण में उनकी सहायता करे। संधि के फलस्वरूप आक्रमण होता है। पीर मोहम्मद जो है वो लड़ाई लड़ता है, किंतु वो हार जाता है और खदेड़ दिया जाता है और एक तरह से बाज बहादुर जो है वो अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब अकबर को पता पड़ता है तो बाज बहादुर की जो सफलता है वो स्थायी नहीं हो पाती और अकबर अब्दुल्ला खां उज्बेक के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। बाज बहादुर को वहाँ से निकाल दिया जाता है। मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है और जिन्होंने बाज बहादुर की सहायता की थी उनके खिलाफ भी एक तरह से जंग लड़ी किया जाती है। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको तंग किया जाता है और बाज बहादुर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और बाज बहादुर को अकबर 1000 मनसबदार बना देता है। इस तरह से मालवा का विद्रोह जो है वो अकबर शांत करता है और ये घटना भी 1562 ईस्वी की थी। अब आती है गोंडवाना विजय। गोंडवाना विजय जो है वो 1564 ईस्वी में होती है। अकबर जो है वो आसफ खां को कतंग गौड़ का राज्य जो है उसकी विजय के लिए भेजता है, क्योंकि वो जो राज्य था वो पूरब में रतनपुर से पश्चिम में रायसीन तक और उत्तर में रीवा से दक्षिण की सरहद तक फैला हुआ था। यहाँ की जो रानी थी दुर्गावती थी, चंदेल राजकुमारी थी और उनका जो पुत्र था वीर नारायण उसकी संरक्षिका थी, क्योंकि वो एक छोटे थे, नाबालिग थे। यद्यपि वीर नारायण अकबर के समय में बालिग हो चुके थे, लेकिन फिर भी राज्य का शासन प्रबंध जो है वो उनकी माता दुर्गावती ही संभालती थी और रानी दुर्गावती जो है वो अत्यंत बहादुर और एक योग्य शासिका थी।
उनके अधिकार में 20,000 घोड़े, 1,000 हाथी और बहुत सारे पैदल सैनिकों की सेना थी। अकबर जो है गोंडवाना की योजना जो बनाई थी उसके योजना के अनुरूप 50,000 सैनिक के साथ दुर्गावती पर आक्रमण करते हैं। दुर्गावती आक्रमण का सामना करती है, लेकिन इस आक्रमण में वीर नारायण जो है वो घायल हो जाते हैं और उन्हें दुर्गावती के कहने से युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ता है। दुर्गावती की शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है और शत्रु के हाथ में पड़ने से अच्छा, वो अपमानित होने से अच्छा, वो एक तरह से आत्महत्या कर लेती हैं, छुरा भोंक कर अपनी हत्या कर देती हैं। वीर नारायण घायल होने के बावजूद बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन उन्हें पराजित होना पड़ता है। राजमहल में जितनी भी महिलाएं थी वो जौहर करती हैं। आसफ खां विजयी होता है, उसके हाथ लूट का बहुत बड़ा सामान लगता है, 1,000 हाथी लगते हैं और बहुत सारा सामान लेकर वो अपने आप को एक तरह से विजयी समझता है और विजयी हो जाता है। लेकिन यहाँ फिर वो गलती करता है कि वो सारा सामान जो है वो खुद ही ले लेता है। लेकिन इस समय अकबर आसफ खां की धृष्टता को दंड नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपनी, और आसफ खां जो है वो इस समय काफ़ी प्रभावशाली होता है और गोंडवाना तो विजयी हो जाता है, लेकिन आसफ खां की धूर्तता जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है चित्तौड़ का घेरा, और चित्तौड़ विजय जो है वो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे।